नमस्कार। सभी श्रोताओं की कुशलता की कामना करते हुए मैं आपके सामने आज मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है दो भाई। इसे मैंने अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है तो यह एक पुरानी कहानी है। जब बैंक से लोन वगैरह नहीं होते थे, लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए या तो उधार देना पड़ता था या ज़मीन और गहनों को साहूकार के यहाँ गिरवी रखकर काम चलाना पड़ता था। एक गांव में एक परिवार रहता था। पति का नाम शिवदत्त और पत्नी का नाम कलावती था। उनके दो छोटे बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम केदार और छोटे बेटे का नाम माधव है। जब बच्चे छोटे थे तभी शिवदत्त जी का स्वर्गवास हो गया था। कलावती बच्चों को बड़े स्नेह और दुलार से बड़ा करती है। दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था। साथ साथ खेलते खाते और पाठशाला जाते थे। माँ को दोनों की जोड़ी देखकर बड़ा गर्व होता था। दोनों भाई अब युवावस्था में आ जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। केदार का विवाह चंपा से और माधव का विवाह श्यामा से हो जाता है। चंपा बड़ी चंचल और बड़बोले स्वभाव की थी, जबकि श्यामा शांत स्वभाव की और मृदुभाषी यानी मीठा बोलने वाली थी। कलावती दोनों बहुओं में से किसी को भी पसंद नहीं करती थी। माधव और श्यामा के 4 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुईं, जबकि केदार और चंपा के कोई संतान नहीं है। अब श्यामा बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती और चंपा चूल्हे चौके के काम से फुर्सत न पाती थी। एक दिन चंपा आसन पट्टी लेकर बैठ गई और अलग रसोई करके ही मानी। कलावती बच्चों के बचपन के प्यार को याद करके मन ही मन रोती रहती थी। दोनों भाइयों में लोक दिखावे के लाज रह गई थी बस। अब दोनों में वो बचपन वाला भ्रातृ प्रेम नहीं था। खैर, समय बीतता गया। अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए। कलावती अब भी जीवित है। उसके हृदय में प्रेम तो है, पर बच्चों के लिए अब वो अभिमान नहीं रह गया था। याद करती जब दोनों भाई छोटे थे तो एक को रोते देख दूसरा भी रोने लगता था। जब वे भोले और नासमझ थे, अब एक को रोते हुए देख दूसरा हंसता और तालियां बजाता है। अब वे समझदार और बुद्धिमान हो गए हैं ना। अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई थी। माधव बेचारा खर्चों से दबा जा रहा था। लड़कों का ब्याह तो कम खर्चे में निपट गया, पर 2 बेटियों की शादी में ही आधी जमीन बेचनी पड़ी। अब तीसरी के विवाह की बात चल रही थी। जमीन बेचकर विवाह तो हुआ, परंतु गौने तक लड़की अपने पिता के घर में थी। प्रेमचंद जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि दरिद्रता और धरोहर यानी जमा धन में वही संबंध है जो मांस और कुत्ते में होता है। तीसरी कन्या के गौने के लिए जो गहने रखे, वे भी पिछले उधार की किश्त देने के लिए गिरवी रखने पड़े। चंपा जो माधव की भाभी है, उसको भी उनके इस हालात की खबर लग गई। जाने कैसे उसने यह बात बेटी के ससुराल वालों तक पहुंचा दी कि तुम बेसुध बैठे हो और वहां गहने पे गहने बिके जा रहे हैं। अब अचानक ही माधव के द्वार पर एक दिन रिश्तेदार बेटी की विदाई के लिए आ धमकते हैं। माधव के पास पैसों के इंतजाम के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा था। वह जाकर भाई केदार से कहता है, भैया, इस समय मैं बड़े संकट में हूँ, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, मद्धु, आजकल मैं भी तंगी में हूँ, सच कहता हूँ। इतने में चंपा बड़े धिकार से बीच में आकर केदार से कहती है, क्या जी, भाई के लिए तंग हो रहे हैं? अलग रसोई होने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने पत्नी को तिरछी नजर से देखकर कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है हाथ तंग है
तो क्या हुआ? भाई बोली। क्यों भैया, कितने में गहने गिरवी रखे हैं? माधव बोला, यही कोई 125 रुपया होगा। चंपा कुछ सोचकर बोली, रुपया तो बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात नहीं थी, पर हमें भी दूसरों से दिलवाना पड़ेगा, और महाजन बिना कुछ लिखी पढ़ी के रुपया देते नहीं है। माधव ने सोचा, यदि लिखा पढ़ी के करनी होती तो मैं तुम्हारे पास मांगने ही क्यों आता। फिर भी कुछ सोचकर बोला, मेरे पास अब जमीन जो कुछ है वह यही घर का हिस्सा है। केदार और चंपा ने एक दूसरे को ललचाती नजरों से देखा और मन ही मन कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होने का दिन है? चंपा ने यह लालसा मन में ही रखकर नाटकीय गंभीरता से कहा, अब यह शहर होता तो मकान का किराया ही आ जाता, इस पुराने घर का शायद ही कोई महाजन उचित दाम देगा, और फिर साझे का घर है। अब केदार चंपा को चुप करके कहते हैं, एक महाजन से मेरी जान पहचान है, तुम चिंता मत करो भाई। चंपा फिर कहती है, हाँ जी, 200-400 से ज्यादा इस घर का कोई नहीं देने वाला है। तभी केदार कहता है, नहीं नहीं, मैं 400 में उसे मना ही लूंगा। अब माधव उन दोनों पति पत्नी के स्वभाव से परिचित तो थे ही, कुछ बातों के गोलमाल से उनका माथा ठनकता है। फिर कहते हैं, मगर और रुपयों की जरूरत पड़ेगी, वे कहाँ से आएंगे? तब चंपा चिढ़कर कहती है, देवर जी, कहीं भी आप पता कर लो, 200-400 तो हमारे कहने से कोई देगा, वो भी लिखा पढ़ी करके। इससे ज्यादा तुम्हें इस घर का और कोई नहीं देने वाला है। माधव उनकी बातों पर कुछ शंका करते हुए बोला, भाभी, कौन सी फिक्र करूं? अगर मैं लड़के वालों से ना कह दूं तो क्या हो जाएगा? बदनाम होना ही है तो क्या 100 के लिए और क्या 1000 के लिए? विदाई तो पूरे गहने देकर ही इज्जत से हो पाएगी, और फिर मैं कुछ पैसों के लिए घर बेच दूं और इज्जत से बेटी की विदाई भी ना कर पाऊं तो क्या फायदा? और सुनो, दुनिया मुझे ही नहीं, आप लोगों को बेइज्जत करेगी, आप बड़े हैं ना। चंपा भी जवाब सुनकर चकरा गई, फिर अपनी वाणी की चतुराई से बोली, भैया जी, तुम भी बच्चों सी बातें करते हो। इस झोपड़ी के बदले कौन तुम्हें इतना पैसा देगा? जाओ, तुम किसी से भी पता कर लो, वही 400 मिल जाएंगे। हाँ, चाहो तो इज्जत रखने के लिए ऊपर से जो पैसे बचेंगे वो हम इंतजाम करेंगे, किसी से ले देकर कर लेंगे, पर वह रुपया अलग से खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव भी मन ही मन खुश हो गया कि जैसे काम बन गया। वह कौन सा घर छोड़कर जाने वाला था, बस यह काम आज निपट जाए। चंपा मन ही मन शीतलता महसूस करती है, यह सोचकर कि अब देखती हूँ श्यामा घर पर कितना राज चलाती है। सो जाते हैं। अगली सुबह गांव का मुखिया नंबरदार केदार के आंगन में बही खाते लेकर तैयार बैठे थे। माधव और श्यामा भी उदास चेहरे लेकर वहां पहुंच जाते हैं। मुखिया कलम से मसौदा तैयार करते हुए कहते जा रहा था, भाइयों, केदार ने अपने भाई का मान रखने के लिए कितना बड़ा काम किया है। नंबरदार भी हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, हाँ भाई, भाई हो तो ऐसा। मुख्तार ने भी कहा, हाँ भाई, सपूत है केदार, अपने कुल की लाज रख ली। तभी मुंशी बोले, जमीन बेचने वाले का नाम बोला जाए। बड़े भाई केदार ने उत्तर दिया, माधव वल्द शिवदत्त लिखिए। फिर मुंशी ने लिखते हुए पूछा, और खरीदने वाले का? तब केदार ने फिर आंखें चुराकर जवाब दिया, केदार वल्द शिवदत्त लिखिए। माधव ने चकित होकर आंखों में आंसू भरकर भाई की ओर देखा। नंबरदार मुखिया सभी आश्चर्य से आंखें फाड़कर देखने लगे। क्या केदार ही छोटे भाई का हिस्सा खरीद रहा है? सबको अभी तक यही लग रहा था
कि केदार के किसी मित्र ने माधव की सहायता के लिए यह इंतजाम कराया है। नंबरदार मुखिया से धीमे से कहता है, जब घर में ही रुपया मौजूद है तो इस लिखा पढ़ी की क्या जरूरत थी। राम राम, क्या वो खराब जमाना आ गया है। अब केदार को माधव पर भरोसा नहीं था क्या। श्यामा दूर से गुस्से में भरी सूरत से केदार और चंपा को निहार रही थी। बूढ़ी अम्मा कलावती ने सुना तो उसने अपने माथे पर हाथ रखकर आकाश की ओर देखा और लज्जा और शोक के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। तो दोस्तों, इस तरह यह कहानी दो भाइयों की है जो जरूरत पड़ने पर परिस्थिति का फायदा लूटने के लिए अपने भाईचारे को ताक पर रख देते हैं। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगली कहानी में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर करते रहिए और अंत में धन्यवाद और नमस्कार।